हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में एकत्रित होते हैं। किस लिए? अनसॉल्व पेपर सीरीज के लिए एकत्रित होते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सामने है और सामने हमारा दुश्मन दिख रहा है जो कि बोर्ड एग्जाम है, और उसे हमें क्या करना है? फाइट करना है, हर हालत में फाइट करना है। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, लाइन से मेहनत कर रहे हैं भैया। अभी भी जो बच्चे सो रहे हो, मैं फिर से कहूँगा कि एक बार फिर उठ जाइए। अभी 15 से 20 दिन का समय है जिस पर लग जाइएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सेट नंबर 6 बायोलॉजी अनसॉल्व पेपर 2022, सेट नंबर 6। आज ये बायोलॉजी का अंतिम सेट है, बायोलॉजी का अंतिम सेट है। इसके बाद यानी 2022 में 6 सेट बनाए गए थे और 6 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अन्य किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये बायोलॉजी अनसॉल्व पेपर 2022 सेट नंबर 6 GU का पहला क्वेश्चन का कह रहा है द्विनिषेचन का तात्पर्य है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन होता है। अगला कह रहा बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है। तो ये खा का सेकंड नंबर सही है। इसे नाभिका या फिर हाइलस कहते हैं। अब गा की बात करते हैं, पहले के गा की। तो कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में। ऑल ऑफ दीज, सभी में होता है। ऑल ऑफ दीज, सभी में होता है। घा नंबर की बात करेंगे। टीबी के टीके का नाम है BCG, BCG बैसिलस कॉर्लगरीन, बैसिलस कॉर्लगरीन। क्वेश्चन नंबर 2 के का पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है पुष्प में दल का क्या कार्य है। तो डाल दीजिएगा, पुष्प में दल का क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे पुष्प दल के 2 कार्य होते हैं। नंबर 1, पहला कार्य है कलिका अवस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करता है। कलिका अवस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करता है। नंबर 2, कीटों को आकर्षित कर परागण क्रिया को संपन्न करता है। परागण क्रिया को संपन्न करता है। ये थे इसके कार्य। अब दूसरे के खा पर चलते हैं। दूसरे का खा क्या कह रहा है? वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसमें नंबर 1, नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना, नंबर 2, शुक्राणुओं का निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना। इसी के गा नंबर की बात करें। गा नंबर में कह रहा है IUD का पूरा नाम लिखिए। गा IUD का पूरा नाम पूछ रहा है। इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। इसी के घा नंबर की बात करते हैं। कह रहा है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम
हेडिंग डालेंगे डाउन सिंड्रोम। दूसरे के यहाँ पर डालेंगे डाउन सिंड्रोम और इस पर हमें टिप्पणी करना है। तो देखिए लिखे, इसकी खोज मिस्टर डाउन ने की थी। इसकी खोज मिस्टर डाउन ने 1866 में की थी। इस सिंड्रोम में, आगे लिखो, इस सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर, यानी XX के स्थान पर 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, 47 हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों का सिर गोल, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, कॉमा करते जाइएगा, मुंह खुला हुआ, आंखें तिरछी एवं पलकें मंगोलों की भांति होती हैं। इसलिए इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कद छोटा व मंद बुद्धि वाले होते हैं। अंगा की बात करें, जरा प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखना है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखना है। तो नीचे हो जाएगा, देख लो, नीचे स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। एक तरफ हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ हो जाएगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करना है। नंबर 1 इसमें लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक में इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ी होती है। और इधर लिख लेंगे, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। नंबर 2 पर होगा यह वृत्ताकार होता है और उधर लिखेंगे यह रेखीय होता है। यह वृत्ताकार होता है और यह रेखीय होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्या है हमारा, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का इसकी बात करते हैं। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखना है। तो हेडिंग डाल देंगे रेड डाटा बुक और इसमें लिखेंगे IUCN द्वारा जारी एक विशेष बुक या पुस्तक जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षतिग्रस्त
संकट विलुप्त हो गए हैं, संकटग्रस्त हैं या विलुप्तता की कगार पर खड़े हैं, क्षति आशंकित कर देंगे। अच्छा शब्द रहेगा क्षति आशंकित, क्षति आशंकित। दुर्लभ सुवेद, दुर्लभ सुवेद, दुर्लभ सुवेद। जातियों को सूचीबद्ध, जातियों को सूचीबद्ध किया जाता है, रेड डाटा बुक कहलाती है। सूचीबद्ध किया जाता है, रेड डाटा बुक कहलाती है। इसके बाद कह रहा है मलेरिया रोग कैसे फैलता है। तीसरे का था, तो मलेरिया रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा रुधिर चूसने पर, रुधिर चूसने पर फैलता है, रुधिर चूसने पर फैलता है। इसकी रोकथाम के उपाय, तो भैया रोकथाम क्या है कि मच्छर को काटने से बचो। नंबर 1 मच्छरदानी का उपयोग करें, उपयोग करें। नंबर 2 जल भराव ना होने दें, जल भराव ना होने दें। स्थिर जल में, स्थिर जल में डीडीटी या एवं मिट्टी का तेल का छिड़काव कर दें, जिससे कि मच्छर के लार्वा मर जाएंगे और मच्छर का जन्म नहीं होगा। जब मच्छर नहीं जन्मेगा तो आपको मलेरिया रोग भी नहीं होगा। पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी भूमिका, सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो लिखेंगे पेय पदार्थों में मुख्य रूप से, पेय पदार्थों में मुख्य रूप से एल्कोहल, मुख्य रूप से एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। पेय पदार्थों में मुख्य रूप से एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो उसने कहा कि पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। आगे लिखेंगे विभिन्न भोज्य पदार्थों, मैं बोल रहा हूं थोड़ा लंबा है इसलिए बोल देता हूं। विभिन्न भोज्य पदार्थों के कवक जैसे, जैसे यीस्ट, सैकेरो माइसीज, सेरेवेसी, सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी द्वारा किण्वन किए जाने के फलस्वरूप, द्वारा किण्वन किए जाने के फलस्वरूप एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है तथा साथ में कुछ मात्रा में CO2 व अम्ल भी बनते हैं, CO2 व अम्ल भी बनते हैं। एल्कोहल को आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है, एल्कोहल को आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है और विभिन्न पेय पदार्थ जैसे बियर, रम, विस्की, वाइन, वोदका, 8 PM, बैकपाइपर आदि में एल्कोहल की अलग अलग मात्रा डालकर निर्माण किया जाता है।
अल्कोहल की अलग अलग मात्रा डालकर निर्माण किया जाता है। फिर आते हैं, हेडिंग डालेंगे डबल रोटी। ये तो था अल्कोहल उत्पादन में, अब डबल रोटी का उत्पादन कैसे किया जाता है, हेडिंग डाल दो डबल रोटी और लिखिएगा डबल रोटी बनाने हेतु, डबल रोटी बनाने हेतु गुथे हुए आटे में यीस्ट मिलाते हैं। यीस्ट कोशिकाएं श्वसन के दौरान CO2 मुक्त करती हैं, जिसके फलस्वरूप आटा सरंध्र हो जाता है, यानी छिद्रयुक्त हो जाता है, सरंध्र हो जाता है और ब्रेड फूली एवं हल्की होती है, और ब्रेड फूली एवं हल्की हो जाती है। तो तीसरे का गा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग घा की ओर बढ़ेंगे, फिर अंगा, उसके बाद में पूरा पेपर्स फिनिश करेंगे। पुनर्योगट DNA, तीसरे का घा पुनर्योगट DNA, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसको आप सेल्फ कर लीजिएगा। कई बार ये कई सेटों में ये क्वेश्चन हो चुका है, उसका एक शार्ट उपयोग केवल पूछ लिया है। अगला कह रहा है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसमें लिखेंगे बीटी कपास पर लिखिएगा बैसिलस थूरिनजिएंसिस, शॉर्ट में इसको बीटी कहते हैं, नामक जीवाणु द्वारा कपास को उपचारित करने के पश्चात या कपास में बीटी जीन को पहुंचा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह जीवाणु कपास में एक विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करता है, जिसे क्राई कहते हैं, क्राई जीन या क्राई प्रोटीन। यह प्रोटीन कीटों की पाचन तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और कपास को होने वाले नुकसान से बच जाता है। अर्थात यह एक कीट प्रतिरोधी प्रजाति होती है, बीटी कपास। इस तरह से तीसरे का घा, और ये था हमारा तीसरे का अंगा, जो हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के का की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के का की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आवृत बीजी पौधे का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का वर्णन करना। तो हेडिंग डालिएगा आवृत बीजी पौधे का बीजांड। क्या डाल देंगे? आवृत बीजी पौधे का बीजांड। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, आवृत बीजी पौधे के बीजांड की संरचना इसमें लिखेंगे, और डायग्राम भी देना है तो मैं आपको बोलूंगा और डायग्राम आप लोग बना के दिखाऊंगा। देखिए बीजांड अंडाशय के अंदर, बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा रहता है। बीजांड अंडाशय के अंदर बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा रहता है। यह जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हाइलस, हिंदी में नाभिका कहते हैं, उसे हाइलस कहते हैं। बीजांड का अधिकांश भाग
मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। ये हो गई मृदुतक कोशिका, मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांडकाय, यानी इस पूरी रचना को क्या कहेंगे, बीजांडकाय कहते हैं। यह दोहरे आवरण द्वारा घिरा रहता है, आपको 2 लेयर दिख रही होंगी, जिसे अध्यावरण कहते हैं। दोहरे आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण एक स्थान पर टूटा होता है, जिसे बीजांड द्वार, बीजांड द्वार इंग्लिश में कहें तो माइक्रोपाइल, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड में एक थैलीनुमा रचना होती है, ये रही इस तरह से। बीजांड में एक थैलीनुमा रचना होती है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश कहते हैं। इसके ऊपरी सिरे पर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, यहां पर इस तरह से प्रतिमुख कोशिकाएं, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, मध्य में भ्रूण कोश केंद्रक, मध्य में भ्रूण कोश केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर की तीनों कोशिकाएं, बीजांड द्वार की ओर की तीनों कोशिकाएं अंड उपकरण बनाती हैं। ये क्या है, अंड उपकरण बनाती हैं, जिनमें बड़ी कोशिका, अंड कोशिका और शेष 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, शेष 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इस तरीके से ये हमारा चौथे कप का कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं, जो कहां पर पहुंचेंगे, तो हम लोग पहुंचेंगे चौथे के खा पर। क्वेश्चन नंबर 4 का कहा गया, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, चौथे का खा। ये जेनेटिक्स से है, सेल्फ कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे हम करवा चुके हैं। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, चौथे का गा। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, तो भैया आरएनए का योगदान लिखना है तो हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान। हेडिंग डालिए, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान। डाल दिया होगा, तो इसमें लिखेंगे नंबर 1 आरएनए, आरएनए इसमें नंबर 1 पर हेडिंग डाल के लिखो आरएनए। यह सबसे अधिक मात्रा ब्रैकेट में लिख लो 60% में पाया जाने वाला आरएनए है, जो कि लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। यह मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। नंबर 2 टीआरएनए, यह कुल आरएनए का लगभग 15% होता है। यह कुल आरएनए का लगभग 15% होता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की अनुलिपिकरण क्रिया में भाग लेता है।
एवं सहयोग प्रदान करता है। नंबर 3, mRNA, ये 25% हो जाएगा। देखो यह कुल आरएनए का लगभग 25% होता है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु संदेश उपस्थित होते हैं जो डीएनए से प्राप्त होते हैं। डीएनए से प्राप्त होते हैं और उन्हीं संदेशों के आधार पर प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करता है। प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करता है कि देखिए कैसा होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है, फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और इसमें होती है ट्रांसलेशन क्रिया। ट्रांसलेशन क्रिया यानी डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए के बाद प्रोटीन का निर्माण, यहां तक प्रोटीन का निर्माण आरएनए ही करता है, जो अपने तीनों प्रकार के माध्यम से अलग अलग प्रकार से सहयोग देते हुए प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। तो ये हमारा चौथे का घा हो गया। 4 की घा की बात। 4 का घा हमारा क्या कह रहा है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो भैया ये जो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र की जो लाइफ साइकिल का डायग्राम देना है, ये आपके मॉडल पेपर, आपकी नोटबुक, आपकी टेक्स्ट बुक सब में दिया हुआ है। इसको सेल्फ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के का पर चलेंगे। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या उपयोग है। तो हेडिंग डाल देंगे बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स जैव उर्वरक की बात करेंगे। 5वें के का में चल रहे हैं हम लोग। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। इसमें लिखिएगा विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के जीव अपनी दैनिक क्रियाओं में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते रहते हैं, जो पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः जीवधारियों के अवशेष से प्राप्त वे पदार्थ जो मिट्टी की पोषक मात्रा में वृद्धि करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। मिट्टी की पोषक मात्रा में वृद्धि करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। हेडिंग डाल दें कृषि में महत्व। कृषि में महत्व और लिखेंगे इसमें नंबर 1, जैव उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, यह पादपों द्वारा अवशोषण के लिए मृदा में उपस्थित
अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील फास्फेट में परिवर्तित करते हैं। नंबर 3, मृदा की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो 5वें का क कंप्लीट हो गया। अब 5वें का ख कह रहा है प्लाज्मिड वेक्टर क्या है। 5वें के खा की बात करें, प्लाज्मिड वेक्टर, इसमें लिखेंगे ये जीवाणु कोशा में पाए जाने वाले वे वृत्ताकार अणु हैं जो डीएनए से स्वतंत्र होकर द्विगुणन करते हैं। इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में चुना जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आर फैक्टर, नंबर 2 है एफ फैक्टर और नंबर 3 है कोल फैक्टर। ये हो गया 5वें का खा। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं 5वें के गा में। रुकेगी नहीं रफ्तार, किसी भी हालत में रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, निरंतर आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। आपको अच्छे से अच्छे 90 प्लस 95 प्लस पर पहुंचना है और 95 प्लस पर पहुंचने के लिए अनसॉल्व सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन को कितना घुमाया जा सकता है और किस प्रकार इसको हल किया जा सकता है। 5वें का गा, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी में अंतर स्पष्ट करें। तो जीन थेरेपी जो है वो सेट नंबर 5 2022, ठीक है, सेट नंबर 5 2022 के क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वें के, 2022 के क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा का सेकंड पार्ट है, यहां पर हो चुका है। आज हम लोग यहां पर एंजाइम थेरेपी लिखेंगे, एंजाइम थेरेपी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। एंजाइम थेरेपी की बात करेंगे तो इसमें लिखेगा यह एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित मरीजों में यदि एंजाइम की खराबी हो गई है तो उनके स्थान पर दूसरे एंजाइम डाले जाते हैं। अर्थात उनका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। इसका सबसे आम तरीका है आईवी फ्यूजन। इसके अंतर्गत एंजाइम को सीधे रक्त में डाला जाता है। तो इस प्रकार खराब एंजाइम में सुधार करना
खराब एंजाइम में सुधार करना एंजाइम थेरेपी कहलाता है, एंजाइम थेरेपी कहलाता है। पांचवें के घा की ओर चलेंगे। कह रहा है 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो पहला हम लिख लेते हैं घटपर्णी, नंबर 1 पर लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे घटपर्णी, घटपर्णी। तो लिखिएगा यह उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका पत्र यानी पत्ती घट, ब्रैकेट में लिख लो, घड़े के आकार की हो जाती है तथा इसका अग्र सिरा ढक्कन का कार्य करता है। जैसे ही कीट पत्ती के मुख पर बैठता है ढक्कन बंद हो जाता है और कीट का पाचन हो जाता है। कीट का पाचन करके ये कीट का पाचन करके ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। नंबर 2 ब्लैडरवर्ट, ब्लैडरवर्ट यह जलीय कीटभक्षी पौधा है। इसमें वायु कोष पाए जाते हैं, जैसे पौधे की पत्तियां हो गई, यहां पर इस तरह से वायु कोष पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी होती है। जैसे ही कीट संपर्क में आता है वैसे ही इसका लिड खुल जाता है, यानी ढक्कन खुल जाता है और गैस बाहर हो जाती है तथा वायु बाहर तथा कीट अंदर आ जाता है और कीट का पाचन हो जाता है। फलस्वरूप पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। छठवें का क्या कह रहा है? जैव विविधता। भैया ये तो पीछा नहीं छोड़ रही है और इसके संरक्षण के 2 उपाय सेल्फ करें या पीछे सेटों में देख लेंगे। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो ये वहां से हो जाएगा। छठवें का खा कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। तो ये आपका 2022 सेट नंबर 5, 2022 सेट नंबर 5 में हो चुका है। छठवें के गा की बात करें, मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। तो हेडिंग डाल दीजिए मानव स्वास्थ्य। पहले स्वास्थ्य पर लिखेंगे, उसके बाद रोग पर लिखेंगे। तो मानव स्वास्थ्य में क्या लिख सकते हैं? शरीर की वह अवस्था लिखिएगा, शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग भली प्रकार कार्य करते हैं। शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग भली प्रकार कार्य करते हैं स्वास्थ्य कहलाती है। अब हेडिंग डाल दो रोग। शरीर की सामान्य अवस्था में, शरीर की सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार से असामान्य परिवर्तन के उत्पन्न होने को रोग कहते हैं। उत्पन्न होने को रोग कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जन्मजात का मतलब होता है जो माता पिता से प्राप्त होते हैं, जैसे कि
वर्णांधता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया, रंजकहीनता आदि। नंबर 2 होंगे उपार्जित रोग। उपार्जित, ये ऊपर से अर्जित किए जाते हैं, यानी कि माता पिता से नहीं, वायुमंडल दशाओं से प्राप्त हो जाते हैं, बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि हैजा, टीबी, टाइफाइड, इस तरह से होने वाले रोग आदि। तो ये हमारा 6वें का गा भी कंप्लीट हो गया। अब 6वें का जो घा कह रहा है, 6वें का जो घा है, इसको लिखना है हमें। तो 6वें के घा में लिखिएगा, कह रहा था सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन। तो हेडिंग डाल दीजिएगा सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व। इस पर टिप्पणी करवा रहा है, तो लिखेंगे सूक्ष्म जीवों का उपयोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि क्षेत्र में प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स उत्पादन में किया जाता है, जिनका उपयोग संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों से वैक्सीन यानी टीके का उत्पादन किया जाता है, जो रोग होने से पहले ही शरीर में उनके प्रतिरक्षियों को पहुंचा दिया जाता है। इस क्रिया को टीकाकरण कहते हैं, यानी वैक्सीनेशन कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले प्रमुख एंटीबायोटिक्स निम्न हैं। जैसे पहला पेनिसिलिन, ये बनेगा किससे? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से होता है। नंबर 2 रेमाइसिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन गई हैं। रेमाइसिन, म्यूकर, रेमिनियस से प्राप्त होता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, प्रोलीफेरिन। ये एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग लॉन्ग आंसर की ओर चलने वाले हैं। बहुत ही जल्द हम अपना पूरा सेट कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो भैया ये आप सेल्फ कर लेंगे, बार बार पूछा जा चुका है, सेटों में भी कराया जा चुका है, इसको कर लेंगे। 7वें का अथवा देखते हैं, आवृतबीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, इसको भी आप सेल्फ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, मेंडल के प्रभाविता नियम पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सेल्फ है, यानी ये तो प्रभाविता ने वो पृथक्करण पहला और दूसरा नियम पूछ रहा है, बहुत छोटा पूछ लिया लॉन्ग आंसर में, आप लोग कर सकते हैं।
इसका अथवा जो है डीएनए की संरचना का वाटसन क्रिक मॉडल, अथवा ये भी आपको बहुत जाना माना क्वेश्चन है, बहुत सारा और करा भी चुके हैं सेट में, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जनसंख्या विस्फोट की बात करता है। तो जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट, उसके रोकने के उपाय, जनसंख्या वृद्धि से हानियां, है ना। पहले तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण, फिर लिखेंगे आप निबंध है, जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रभाव यानी हानियां क्या है, जनसंख्या वृद्धि से हानियां क्या होती हैं, हानियां, और फिर उसके बाद में लिखेंगे रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय, है ना। तो ये पूरा एक निबंध लिखना है जो आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगातार पढ़ते आ रहे हैं। इस पर आप स्वयं काम कर सकते हैं। और 9 का जो अथवा दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दें बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व पर हम लोग इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर है हमारा। इन्हें अथवा में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है ना। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी इन्हें कहते हैं। तो इसमें देखिए यह इसमें लिखना शुरू करेंगे, यह संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में एक सीमा तक मानव गतिविधियां जारी रहती हैं, लेकिन इन गतिविधियों से जैव संपदा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जैव संपदा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विचार, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विचार सन 1975 1975 में यूनेस्को 1975 में यूनेस्को यूनेस्को द्वारा दिया गया। इसी वर्ष यूनेस्को ने, इसी मतलब 1975, इसी वर्ष यूनेस्को ने मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम, मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया। मई 2002 तक 94 देशों में, 94 देशों में 408 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, 408 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं, घोषित किए जा चुके हैं। आगे लिखेंगे, इनमें से भारत के प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न है। नंबर 1 नंदा देवी बायोस्फीयर, ये उत्तराखंड में है। इसका दूसरा है पंचमढ़ी
ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तीसरा है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ये प्रमुख थे। अगली लाइन से लिखेंगे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 परिचालन क्षेत्र। परिचालन क्षेत्र हेडिंग डालेंगे और आगे लिखेंगे इसमें जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में मानव बस्ती होती है। इसलिए यह मानव सक्रियता वाला क्षेत्र कहलाता है। इसलिए यह मानव सक्रियता वाला क्षेत्र कहलाता है। नंबर 2 प्रतिरोधक क्षेत्र। प्रतिरोधक क्षेत्र इसमें लिखो परिचालन के अंदर का क्षेत्र, परिचालन के अंदर का क्षेत्र प्रतिरोधक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में मानव बस्तियां नहीं होती। इस क्षेत्र में मानव बस्तियां नहीं होती, परंतु एक सीमा तक मानव गतिविधियां जारी रहती हैं। एक सीमा तक मानव गतिविधियां जारी रहती हैं। फुल स्टॉप। आगे देखिए, इसको हम अगर आरेख के रूप में दिखाएं तो 3 क्षेत्र माने गए हैं, है ना। ये बाहरी क्षेत्र है, इसे परिचालन क्षेत्र कहते हैं। परिचालन क्षेत्र, इसमें क्या होता है, मानव बस्ती होती है। मानव बस्ती, ठीक है। ये एक बायोस्फीयर है, ऐसा हम करके दिखा सकते हैं आरेख के रूप में। दूसरा क्षेत्र जो होता है उसका नाम है प्रतिरोधक क्षेत्र, और इसमें मानव बस्ती नहीं होती लेकिन मानव गतिविधि होती है। मानव गतिविधि एक सीमा तक। एक सीमा तक मतलब होता है यहाँ पर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, गाय भैंस चराने जा सकते हैं, वहां से घास फूस ला सकते हैं, लेकिन शिकार नहीं कर सकते। जैविक संपदा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पर आता है केंद्रीय क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र ये, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र होता है तो इसमें क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल दें केंद्रीय क्षेत्र नंबर 3 की है। यह जैवमंडल का केंद्रीय भाग है। यह भाग पूरी तरह वन्य जीवों मिलते हैं, वन्य जीवों के लिए आरक्षित होता है। और इस भाग में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि, इस भाग में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि पूर्णतया प्रतिबंधित होती है। पूर्णतया प्रतिबंधित होती है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। 2022 सेट सीरीज कंप्लीट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आए होंगे वीडियो और क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके लिए मैं यही दुआ करूंगा कि 95% प्लस मार्क्स आप अर्जित करें, और मार्क्स अर्जित करने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है भैया, रिजल्ट आता है तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन हैं यानी इटावा में, तो वो तो अपना डिटेल हमें दे ही देंगे, यहाँ हम उनसे ले लेंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे आउटसाइडर हैं यानी दूसरे जिलों में पढ़ रहे हैं, दूर हैं हमसे, जैसे देवरिया है ना,
देवरिया है, बदायूं है, बहराइच है, यहाँ के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो इन बच्चों के लिए 95% मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी हेल्प के द्वारा, मेरी मेहनत के द्वारा आपके इतने अच्छे मार्क्स आए। ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में होना चाहिए भैया, केमिस्ट्री भी दोनों में होना चाहिए 95% प्लस का। जब आप सोचेंगे, सपना देखेंगे, तभी आप कर पाएंगे। उसके आगे आपका डिटेल शुरू होता है नीट, है ना। नीट आप कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए भैया जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो नीट की बात करते हैं। नीट हमारी ही टीम शुरू करने जा रही है। नीट का बैच हमारी ही टीम शुरू करेगी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू करेगी। तो इसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट यानी कि आप लोग लेना चाहेंगे तो क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको 9412653889 पर व्हाट्सअप करना होगा और मैं आपको बहुत ही जल्द अपनी टीम से मिलवाऊंगा, अपनी टीम के साथ में काम करने के लिए, ठीक है ना। तो नीट का बैच शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ऑफलाइन में हमारा पैरामेडिकल का बैच 6 दिसंबर से कंटिन्यू चल रहा है। पैरामेडिकल का बैच 6 दिसंबर से कंटिन्यू चल रहा है। उसमें काफ़ी कोर्स हो चुका है और आगे का करवाना है। ओके, तो ये हमारा पैरामेडिकल का बैच है, ऑफलाइन में शुरू हो चुका है, चल रहा है 6 दिसंबर से बराबर। इसी के साथ ये कहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उठ जाएं, मॉर्निंग में उठ जाइए, थोड़े दिन अपनी नींद के लिए नुकसान कर लीजिए। 4 मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाना है, उसके बाद आपको फ्री है, खूब सोइएगा, मौज मस्ती करिएगा, लेकिन जो सोएंगे वो खोएंगे। अगर आप लगे रहेंगे तो आप नीट या अन्य किसी चीज़ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से पहुँच सकें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।